हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि सभी लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई लिखाई भी आप लोग का अच्छा चल रहा होगा। ठीक है ना? चलिए, आज हम लोग बिना लेट किए हुए आगे प्रोसीड करते हैं। हम लोग पिछले क्लासेज में थोड़ा सा देख लेता हूं। मैं पिछले क्लासेज में हम लोग पढ़ रहे थे सोलिबिलिटी के बारे में। इसके बाद सोलिबिलिटी के बाद पढ़ा था हम लोग हेनरी लॉ पढ़ा था और हेनरी लॉ के एप्लीकेशन को देखा था। ठीक है ना? अब आगे जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं, लिखेंगे, हेडिंग लगाएंगे वेपर प्रेशर के बारे में। ठीक है ना? इसको शॉर्ट में वीपी कर लेना। ये क्या होता है? वेपर प्रेशर। ठीक है ना? ध्यान दीजिए, यहां पर एक कंटेनर है, ठीक है, और यहां पर पहले से सपोज किए कि आपका लिक्विड है आपका। ठीक है ना? आप इसको क्या करते हो? हीट करते हो। ठीक है ना? ये लिक्विड फिर क्या करता है? बॉयल करेगा। बॉयल करने के बाद क्या करेगा? ये आपका वेपर का फॉर्मेशन करेगा। जब वेपर बनेगा तो इस प्रोसेस को बोलते हैं क्या भाई? एवापोरेशन। क्या बोलते हैं हम लोग? एवापोरेशन। ठीक है ना? और इसके ऊपर जब एक ढक्कन लगा दिया जाता है, ठीक है ना, तो ये जो लिक्विड जो वेपर में कन्वर्ट हुआ था, इसका छोटा छोटा ड्रॉपलेट है ना, यहाँ पर क्या होता है? कंडेंस्ड होते जाता है, इस तरह से संघनित हो जाता है, एक्यूमुलेट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक ना? और इस प्रोसेस को कहते हैं कंडेंसेशन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? कंडेंसेशन बोलते हैं। ठीक ना? कहता यह है कि जब कोई भी लिक्विड एवापोरेट हो रहा है और वो कंडेंस्ड भी हो रहा है, तो कहता है कि जब रेट ऑफ एवापोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन जब दोनों इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाता है, तो ऐसे सिचुएशन में ये जो हमारा वेपर जो है, जो कि यहां जाकर कंडेंस्ड हुआ है, ये वेपर फर्दर इस लिक्विड के सरफेस पर क्या करता है? एक प्रेशर क्रिएट करता है, और इस प्रेशर को क्या कहते हैं? वेपर प्रेशर। किसी भी लिक्विड के द्वारा जो वेपर बनता है, वेपर बनने की प्रक्रिया को कहते हैं एवापोरेशन, और वही वेपर जब कंडेंस्ड होने लगता है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं कंडेंसेशन। जब रेट ऑफ एवापोरेशन और कंडेंसेशन जब दोनों इक्विलिब्रियम स्टेट को अचीव करता है, तो उस सिचुएशन में, उस कंडीशन में, इस वेपर के द्वारा लिक्विड के सरफेस पर लगाया गया जो प्रेशर होगा उसी को कहा जाता है वेपर प्रेशर कहा जाता है। क्लियर हो गया? सिंपल तरीका से अगर बोलना होगा एक लाइन में, तो वेपर के द्वारा लगाए गए प्रेशर को वेपर प्रेशर कहा जाता है। ठीक ना? चलो लिखते हैं इसको फटाफट। देखेंगे, इट इज द प्रेशर arised by vapor on the surface of liquid when rate of evaporation and rate of condensation found to be at equilibrium। ठीक है ना? और सिंपल तरीका से तुमको बोलना है तो तुम बोल सकता है इस तरीके से, है ना? क्या बोल सकते हैं कि सर प्रेशर arised by vapor is called वेपर प्रेशर। ठीक है ना? वेपर प्रेशर किस किस फैक्टर पे डिपेंड करेगा, ये भी देख लेते हैं हम लोग। फैक्टर अफेक्टिंग वेपर प्रेशर।
कौन कौन सा फैक्टर जो होगा वो वेपर प्रेशर को प्रभावित करेगा, उसमें हम लोग सबसे पहला जो लिखते हैं उसका नाम होगा स्टेट ऑफ मैटर। स्टेट ऑफ मैटर की बात करेंगे, है ना। स्टेट ऑफ मैटर का मतलब ये हुआ कि कोई मैटर है किस स्टेट में पाया जाएगा और उस स्टेट ऑफ मैटर के द्वारा वेपर बनता है कि नहीं बनता है, इसकी बात करेंगे, है ना। पहले समझ लेते हैं। एक आपका क्या है, गैस है, दूसरा क्या है, लिक्विड है, और तीसरा क्या है आपका सॉलिड मैटर है ना। जरा ध्यान देना, अगर मैं बोलूं कि इन तीनों में से सबसे जल्दी से या सबसे फास्ट कौन सा सबस्टांस जो होगा, गैस वाला, लिक्विड वाला या सॉलिड वाला वेपर बनाएगा, तो आपको लगता है कि आप ये बात कहेंगे कि सर गैस जो होता है सर ऐसे ही रैंडमली जहां तहां मूव करता है सर, है ना। तो गैस जो होता है सर जल्दी वेपर क्या करेगा, बनाएगा, तो इसके द्वारा वेपर प्रेशर क्या होगा, ज्यादा क्रिएट किया जाएगा। वही बात अगर हम लिक्विड की कर लें तो तुम बोलोगे कि सर लिक्विड कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के बीच में इंटरमोलिकुलर जो डिस्टेंस होता है गैस की तुलना में कम होता है, गैस की तुलना में इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा ज्यादा होता है। तो भाई जब इसको हीट करेंगे तो पहले इनके बीच का इंटरमोलिकुलर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कमजोर होगा। यहां पर जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है थोड़ा हीट लेने के बाद वो फ्री होगा, वो हीट एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज करेगा और तब जाके लिक्विड क्या करेगा, एवापोरेट करेगा। मतलब लिक्विड को वेपर बनाने के लिए इस लिक्विड को पहले बॉयल होना पड़ेगा, उस बॉयल करने के लिए उसको हीट देना पड़ेगा, मतलब इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, इसके बाद ये वेपर बनाएगा। ये जो भी प्रोसेस होता है, हीट देना, इनके मॉलिक्यूल के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ जो अट्रैक्शन है उसको कमजोर करना, वो हीट काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगा, तो मॉलिक्यूल काइनेटिक एनर्जी पा करके फिर क्या करेगा, एवापोरेट करेगा, तब जाके प्रेशर क्रिएट करेगा, है ना। सॉलिड की बात करें तो सॉलिड के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल तो भाई सब और बहुत क्लोज होते हैं और इनके बीच का इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, और भी बहुत ज्यादा होता है। तो इसको ज्यादा से ज्यादा हीट देंगे, टाइम ज्यादा लगेगा, तब इनके बीच का इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कमजोर होंगे, तब ये हीट एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज करेगा, फिर बॉयल होगा, तब जाकर के ये सब क्या करेंगे, आपको वेपर बनाएगा। मतलब तीन गो मैटर है, एक मैटर हमारा सॉलिड है, एक मैटर लिक्विड है, दूसरा मैटर की तीसरा क्या है, गैस है ना। नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर बात करेंगे तो इन दोनों के तुलना में गैस ज्यादा वेपर बनाएगा, गैसीय सबस्टेंस जो भी होगा। फिर इसके तुलना में ये लिक्विड थोड़ा कम, और सबसे कम कौन बनाएगा, आपका सॉलिड बनाएगा। सारी बात समझ में। तो स्टेट ऑफ मैटर की अगर हम बात करेंगे तो सीधी सीधी बात लिख देंगे क्या, कि सर स्टेट ऑफ मैटर में लिखेंगे ऑर्डर ऑफ वेपर प्रेशर जो होगा ये गैस में सबसे ज्यादा लिक्विड के तुलना में, और लिक्विड का सबसे ज्यादा किसके तुलना में, ये आपका सॉलिड के तुलना में, ठीक है ना। यानी कि ये ज्यादा वेपर प्रेशर बनाएगा और लिक्विड सॉलिड क्या होगा, सबसे कम बनाएगा। चलिए दूसरा हम लोग फैक्टर देखते हैं, टेम्परेचर। अब तुम ही बताओ भाई कि टेम्परेचर को बढ़ाने से क्या होगा वेपर प्रेशर पर। स्वाभाविक सी बात है, दो बाउल में लिक्विड ले लिया हमने, ठीक है ना, और दोनों को गर्म कर रहे हैं। एक को टेम्परेचर दिया, एक को पूरा तेज आंच पर, नहीं कि बहुत ज्यादा से ज्यादा उसको फ्लेम दे रहा है, ज्यादा से ज्यादा हीट कर रहे हैं, और एक को क्या कि एकदम गैस चूल्हा का जो भी आपका फ्लेम होता है बहुत लोग मिनिमम कर दिए हैं। तो जो जल्दी से बॉयल होगा वो क्या करेगा भाई, जल्दी वेपर बनाएगा। जल्दी से बॉयल का मतलब क्या, जो ज्यादा टेम्परेचर गेन कर रहा है, जो ज्यादा हीट कर रहे हैं, है ना। तो टेम्परेचर की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब तुम बोल सकते हो कि सर यहां पर वेपर प्रेशर जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, टेम्परेचर। जितना ज्यादा बढ़ाएंगे टेम्परेचर उसके मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी उतना ही क्या होगा, ज्यादा। काइनेटिक एनर्जी जितना ज्यादा उतना तेजी से क्या करेगा, वो भागेगा, मतलब वेपर प्रेशर ज्यादा क्रिएट करेगा। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा। एक होता है नेचर ऑफ लिक्विड, यहां पर तो मैटर का स्टेट की बात किए थे ना, और यहां पर हम बात कर रहे हैं किसकी, नेचर ऑफ लिक्विड की बात करते हैं, है ना। कौन सा लिक्विड जल्दी से वेपर बनाएगा, तो नेचर ऑफ जो लिक्विड होता है इसके केस में भाई साहब
जो हमारा वेपर प्रेशर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वोलेटाइल नेचर ऑफ क्या, लिक्विड मटेरियल, है ना। वैसा लिक्विड मैटर जो कि ज्यादा से ज्यादा वोलेटाइल नेचर का होगा वो जल्दी से एवापोरेट करेगा, जल्दी से वेपर बनाएगा, जल्दी से वेपर प्रेशर लगाएगा, है ना। यहां पर एग्जाम्पल के तौर पर हम 2 बाउल लेते हैं, ठीक ना, और एक बाउल में वाटर है और एक बाउल में क्या आपका पेट्रोल है, वो भी लिक्विड स्टेट में है। अब दोनों में से कौन ज्यादा वोलेटाइल है भाई, तो आपको पता होना चाहिए कि सर पेट्रोल जो होता है वो ज्यादा वोलेटाइल होता है, किसके तुलना में, वाटर के तुलना में। तो स्वाभाविक सी बात है कि नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर अगर हम लोग 2 बाउल में, एक बाउल में लेते हैं पेट्रोल, दूसरे बाउल में लेते हैं क्या, वाटर लेते हैं, तो सर पेट्रोल ज्यादा वोलेटाइल है, वो जल्दी से क्या करेगा, उड़ेगा, जल्दी से क्या करेगा, वोलेटिलिटी उसकी बढ़ेगी और वो क्या करेगा, जल्दी से वेपर क्रिएट करेगा। तो नेचर ऑफ वोलेटाइल का बोलने का मतलब समझा गया, जो जितना ज्यादा वोलेटाइल होगा उतना जल्दी क्या करेगा, वेपर प्रेशर क्रिएट करेगा, ठीक ना। और बोले कि वेपर प्रेशर ऑफ पेट्रोल जो होगा वो ज्यादा होगा क्या, वेपर प्रेशर ऑफ किससे, लिक्विड से, यानी कि वाटर से। वाटर करना पड़ेगा यहां पर, है ना, ये आपका वाटर, समझा गया ना, ये कहने का मेरा मतलब है। और एक होता है, लिखेंगे बॉइलिंग पॉइंट, है ना, शॉर्ट में बीपी बोलेंगे इसको। बॉइलिंग पॉइंट की अगर बात करेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट से क्या होता है भाई, कोई भी है, छोटा कंटेनर में हो या बड़ा कंटेनर में हो, अगर मान लो कि पानी ही ले लिए हम, ठीक ना, एक गिलास में या एक बाउल में पानी और दूसरे बॉयल में कुछ भी ले लिया, कोई और लिक्विड ले लिया, पेट्रोल डीजल को छोड़ करके, है ना, ऐसे समझते हैं। रुक जाओ, पहले इसको चलो ठीक है, इतना तो हो जाएगा काम। ध्यान दो, मान लो कि यहां पर समझना है, पहले यहां पर हमने क्या लिया, कंटेनर ले लिया, ठीक है ना। यहां पर हमने कंटेनर लिया, यहां पर एक्स नाम का कोई लिक्विड है, एक कंटेनर में वाई नाम का लिक्विड है, ठीक है ना, और एक कंटेनर में जेड नाम का लिक्विड है ना, कोई दिक्कत नहीं है। इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है, समझिएगा, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है मान लो कि 50 डिग्री सेल्सियस है, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस, और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है 150 डिग्री सेल्सियस है, ठीक ना। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या, कि जिस टेम्परेचर पर कोई भी लिक्विड बॉयल करता है तो उसको क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। हालांकि नॉर्मल भाषा में बोल दिया मैंने, इसको साइंटिफिकली तरीका से बोला जाएगा तो ये कहा जाएगा कि टेम्परेचर का वैसा पॉइंट या टेम्परेचर का वैसा रेंज, जिस टेम्परेचर पर किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर जब हो जाएगा तो उस टेम्परेचर पर कोई भी लिक्विड बॉयल करना स्टार्ट कर देता है, और उसी टेम्परेचर को क्या बोलते हैं अपन, बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। क्लियर हो गया ना। एक्स वाई जेड ये 3 कंटेनर में 3 गो अलग अलग लिक्विड है और सबका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या है, अलग अलग है। और मैं अगर बोलूं कि एक्स वाई जेड में से बताइए तीनों में से किसका वेपर प्रेशर सबसे ज्यादा हो जाएगा, तो जरा ध्यान देना, ये जो लिक्विड है, एक्स जो लिक्विड है, ये जैसे ही इसको 50 डिग्री के आसपास जब टेम्परेचर पहुंचता है, 50 डिग्री सेल्सियस पर जो टेम्परेचर पहुंचता है, मतलब देखो कोई बोलेगा कि सर 48 डिग्री से, नहीं, अगर 50 डिग्री सेल्सियस इस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट है तो 50 डिग्री सेल्सियस पर जाकर के ही बॉयल करेगा। यह नहीं कि 49 डिग्री पर सर बॉयल कर जाएगा, बिल्कुल नहीं बॉयल करेगा, समझाएगा ना।
तो कहने का मतलब है कि इस लिक्विड को बॉयल होना है तो भाई 85 डिग्री का टेम्परेचर देंगे तो ये बॉयल हो जाएगा, जबकि वायु वाला को करेंगे तो उसके लिए 100 डिग्री यानी कि 50 डिग्री से ज्यादा क्या होता है 100 डिग्री सेल्सियस, मतलब इतना से इतना तक। जैसे मान लो कि हम एक टेम्परेचर स्टार्ट किए और गर्म करना मेजर करते चल रहे हैं 1 डिग्री सेल्सियस 2 डिग्री सेल्सियस 50 डिग्री सेल्सियस, तो जैसे ही 50 डिग्री पहुंचेंगे मालूम चला कि ये बॉयल करना स्टार्ट कर दिया। अब बॉयल करेगा तो वेपर बनाएगा, वेपर करेगा तो वेपर प्रेशर क्रिएट करेगा। 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 100 तक पहुंचेंगे तब ये जाके धीरे धीरे बॉयल करेगा। फिर 150 तक जाएंगे तब ये बॉयल करेगा। तो सबसे पहले जो बॉयल करेगा वो पहले वेपर प्रेशर क्रिएट करेगा, उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। मतलब बॉइलिंग पॉइंट कम तो वेपर प्रेशर ज्यादा। इसका मतलब समझ में आ गया कि सर कोई भी लिक्विड का वेपर प्रेशर उसके बॉइलिंग पॉइंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब कि सर अगर हम वेपर प्रेशर को बॉइलिंग पॉइंट से रिलेट करें तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। जिस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा उसका वेपर प्रेशर क्या, कम। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब भाई कि बॉइलिंग पॉइंट का मतलब कि जिस टेम्परेचर पर कोई लिक्विड बॉयल हो जाए। एक लिक्विड 50 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल करता है, दूसरा लिक्विड 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल करता है, तो स्वाभाविक सी बात है कि जो 50 डिग्री सेल्सियस पर जो बॉयल किया वो जल्दी वेपर क्रिएट कर देगा, समझा है ना। और जो 100 डिग्री पर बॉयल किया तो 100 डिग्री टेम्परेचर का रेंज पहुंचने में थोड़ा टाइम लगेगा, वो लेट वेपर बनाएगा, समझा गया। ये कहने का मतलब है। तो ये आपके 4 पॉइंट हो गए कि कोई पूछेगा कि वेपर प्रेशर क्या है तो आपको बोलना है कि वेपर प्रेशर जब रेट ऑफ कंडेंसेशन और रेट ऑफ एवापोरेशन जब दोनों इक्विलिब्रियम पोजीशन पर आ जाते हैं तो उस कंडीशन में वेपर के द्वारा लगाया गया लिक्विड के सरफेस पर जो प्रेशर होगा दैट इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है भाई, तो वेपर प्रेशर मुख्यतः 4 फैक्टर लेकर चलते हैं। स्टेट ऑफ मैटर, गैस वाला ज्यादा वेपर बनाएगा लिक्विड के तुलना में, लिक्विड वाला ज्यादा वेपर बनाएगा गैस सॉलिड के तुलना में। तो सॉलिड का वेपर प्रेशर कम और गैस का वेपर प्रेशर ज्यादा। वेपर प्रेशर बनने का रेट पूछेगा तो गैस में ज्यादा सॉलिड में क्या, कम। टेम्परेचर बढ़ाएंगे मतलब हीट देंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, जितना ज्यादा गर्म करेंगे उतना ज्यादा वेपर प्रेशर क्रिएट करेगा। वेपर प्रेशर वोलेटाइल नेचर ऑफ लिक्विड का होता है, जो लिक्विड ज्यादा से ज्यादा वोलेटाइल होगा वो जल्दी वेपर बनाएगा। आयोडीन का नाम सुने हो या कपूर का नाम, कैम्फर जिसको बोलते हैं, कपूर का नाम सुने हो, सॉलिड स्टेट में है। एक तरफ कपूर ले लो और एक तरफ वाटर ले लो, मालूम चलेगा कि पानी वेपर बनाएगा जल्दी किसके तुलना में भाई, कैम्फर के तुलना में। सॉलिड स्टेट में है लेकिन लिक्विड की तुलना में ज्यादा क्या होता है, वोलेटाइल। मैंने कहने उल्टा बोल दिया क्या मैंने, सॉलिड मैटर क्या होता है, लेस वोलेटाइल होता है और लिक्विड क्या होता है, ज्यादा। तो कोई भी मैटर को जरूरी नहीं है कि लिक्विड की ही हम बात करेंगे, कोई भी चीज हो जो सॉलिड स्टेट वाला होगा उसका वोलेटिलिटी क्या होगा, कम होगा, और जो लिक्विड होगा या फिर गैस होगा उसका वोलेटिलिटी क्या होता है, ज्यादा होता है। और बॉइलिंग पॉइंट की बात कर लेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट में भी अगर बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा तो वेपर प्रेशर क्या उसका कम हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको ले लो स्क्रीनशॉट, है ना। नेक्स्ट पेज पर आते हैं हम लोग, है ना, देखो ध्यान से। वेपर प्रेशर हो गया, अब हम लोग इसको स्टडी करेंगे, है ना। इन पर लिख लेते हैं स्टडी ऑफ वेपर प्रेशर इन 2 केसेस की बात करेंगे, है ना। तो सबसे पहला केस 1, ध्यान देना, केस 1, when 2 liquid are mixed, 2 liquid are mixed। जब 2 लिक्विड को क्या करते हैं हम लोग, मिलाते हैं। जब 2 लिक्विड को क्या करेंगे मेरे भाई, जब मिलाएंगे, उस कंडीशन की बात हो रही है ना। यहां पर हम लोगों ने एक कंटेनर ले लिया है, इस कंटेनर में एक लिक्विड ए है और एक लिक्विड क्या है, बी है। इसको बोलते थे हम लोग क्या, सॉल्यूट बोलते थे, और इसको क्या बोलते थे भाई, सॉल्वेंट बोलते थे। इसका जो पार्शियल जो प्रेशर होगा उसको बोल दिया पीए, और इसका जो पार्शियल जो प्रेशर होगा उसको क्या बोल दिया, पीबी। इसका जो मोल फ्रैक्शन होगा वो हो गया एक्स से, और इसका जो मोल फ्रैक्शन होगा क्या हो जाएगा, एक्स भी। ये मान लिया हमने।
है ना। जब दो लिक्विड को मिक्स करेंगे तो इस लिक्विड का भी कुछ ना कोई अपना वेपर प्रेशर होगा और इस लिक्विड का भी कोई ना कोई अपना वेपर प्रेशर होगा, है ना। कहने का मतलब यह है कि किसी भी कंटेनर में दो या दो से अगर अधिक कंपोनेंट प्रेजेंट हैं तो हर कंपोनेंट का कुछ ना कुछ अपना प्रेशर होगा। और चूंकि पढ़ रहे हैं वेपर प्रेशर तो बात करेंगे वेपर प्रेशर का, है ना। तो पार्टिकुलर कंपोनेंट के द्वारा लगाया गया जो प्रेशर होता है उसको बोलते हैं पार्शियल प्रेशर या पार्शियल वेपर प्रेशर बोलते हैं। क्लियर हो गया बात, कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी सॉल्यूशन में, जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं बाइनरी सॉल्यूशन, तो उसमें दो कंपोनेंट होगा। एक को मैंने बोलता था सॉल्यूट, दूसरे को क्या बोलता था, सॉल्वेंट बोलता था। ए स्टैंड फॉर सॉल्यूट, बी स्टैंड फॉर सॉल्वेंट। ए का जो वेपर प्रेशर होगा, मतलब इसका अपना खुद का इंडिविजुअल, उसको बोलते हैं पार्शियल। इसका जो खुद का क्या बोलोगे, इसका भी बोलते हैं पार्शियल। तो पीए जो होगा ए का पार्शियल प्रेशर, पीबी जो होगा बी का पार्शियल प्रेशर, और इसका कुछ ना कुछ अमाउंट होगा जो मोल फ्रैक्शन के रूप में अरेंज करते हैं। तो इसका मोल फ्रैक्शन, ए का मोल फ्रैक्शन बोल दिया कितना, XA, और बी का मोल फ्रैक्शन को किसे रिप्रेजेंट किया, XB के तुलना में रिप्रेजेंट किया, ठीक है ना। सबसे पहला इसमें एक छोटा छोटा पॉइंट लिख लेते हैं, है ना, ध्यान दो। स्टार दे लेंगे, पार्शियल प्रेशर या पार्शियल वेपर प्रेशर, है ना। इसमें देखो ये क्या हो गया भाई, है ना। पार्शियल प्रेशर या पार्शियल वेपर प्रेशर का मतलब क्या, इट इज द वेपर प्रेशर ऑफ particular component of liquid solution। लिक्विड सॉल्यूशन में जो भी किसी के पार्टिकुलर कंपोनेंट का जो वेपर प्रेशर होगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, पार्शियल प्रेशर या पार्शियल वेपर प्रेशर, है ना। कोई दिक्कत नहीं है, ये क्लियर हो गया। इसके बाद बात करेंगे हम लोग, फिर स्टार पढ़ने लगा, है ना। एक साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम है रॉल्ड्स लॉ ऑफ वेपर प्रेशर। आपसे पूछा जाएगा, है ना, इंपॉर्टेंट कर लेना इधर साइड में। रॉल्ड्स लॉ क्या बोलते हैं, ध्यान देना। ये हमने कंसिडरेशन जो माना है, ये चीज तो आपको समझ आ गया, ठीक ना। इसको मैं यहां से हटा देता हूं और हटाने के बाद यहां पर कंसीडर कर लेते हैं कि रॉल्ड्स लॉ क्या बोलता है, जरा ध्यान देना। पहले कंसीडरेशन कर लो, देखो पहले लिख लो, समझना बात को यहां पर, है ना। ए है, बी है, इसका पार्शियल प्रेशर पीए, इसका पार्शियल प्रेशर कितना, पीबी, ठीक ना। क्या कहता है भाई, इसका मोल फ्रैक्शन XA और इसका मोल फ्रैक्शन कितना हो जाए, XB। कहना यह है कि अगर कोई सॉल्यूशन है और उस सॉल्यूशन में एक कंपोनेंट के द्वारा पार्शियल प्रेशर जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उस कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन के समानुपाती होता है, ठीक ना। ये कहता है, रॉल्ड्स लॉ का नियम कहता है कि अगर कोई लिक्विड सॉल्यूशन है और उस लिक्विड सॉल्यूशन में दो या दो से अधिक कंपोनेंट है, ठीक है ना, तो पार्टिकुलर कंपोनेंट के द्वारा लगाया गया जो वेपर प्रेशर होगा वो वेपर प्रेशर उस पार्टिकुलर कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। चल तो ये हटा देता हूं मैं और यहां पर मैं लिख लूंगा हूं पर को, है ना, लिखेंगे द रॉल्ड्स लॉ state that the partial vapor pressure of each component
is directly proportional to the mole fraction that component, ठीक ना, इन्वर्टेड कम लगा इधर से, ठीक ना, इस तरह से। लेट कर लिया, ध्यान देना, पीए जो है पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट, पीबी जो है पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी कंपोनेंट, ठीक है ना। एक्स ए जो है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, एक्स बी जो है मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या, बी। इसलिए अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ क्या हो जाएगा भाई, पीए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ है। अब स्टेटमेंट को देखते हैं फिर से। द रॉल्स लॉ स्टेट दैट, कहता है कि द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट, है ना। किसी भी कंपोनेंट का जो पार्शियल प्रेशर होगा वो उस कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, है ना। तो हम लोग क्या बोलेंगे भाई, इसको लिख सकते हैं ऐसे, पीए और साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो कांस्टेंट टर्म आता है पी नॉट इंटू ए, इस तरह से, और इंटू क्या हो जाएगा, एक से, है ना। ये पी नॉट इंटू एक से क्या है भाई, ये आपका पार्शियल प्रेशर है प्योर लिक्विड का, क्या आपका प्योर लिक्विड का, ठीक ना। सिमिलरली बात करेंगे पीबी के लिए, सिमिलरली फॉर बी के लिए अगर हम बात करेंगे बी कंपोनेंट के लिए, तो पीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कितना हो जाएगा, एक्स बी हो जाएगा। और इसको सॉल्व करेंगे आगे तो पीबी बराबर पी नॉट इंटू बी इंटू कितना हो जाएगा मेरे भाई, एक्स बी हो जाएगा, है ना। वेयर पी नॉट बी क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या, सॉरी एक्स बी क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कंपोनेंट, और पी नॉट बी क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ बी लिक्विड इन प्योर स्टेट, है ना। चलो इसको कर लेते हैं इक्वेशन 1, इसको बोल लेते हैं इक्वेशन क्या 2। आगे बढ़े, चलो चलिए यहां बता लेते हैं, हेयर इक्वेशन 1 and 2 is known as Raoult's law of वेपर प्रेशर, ठीक ना। ये किसके लिए वैलिड है, when two volatile लिक्विड और मिक्स्ड, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका एप्लीकेशन देखते हैं कि रॉल्स लॉ का क्या एप्लीकेशन है ना। ध्यान दो, एप्लीकेशन पार्ट में आता आपका कैलकुलेशन ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ मिक्सचर बोला जाएगा, या वेपर प्रेशर ऑफ क्या, सॉल्यूशन बोला जाएगा, है ना। तो ध्यान दीजिए क्या बोलता है। मान लो कि अभी हमने बताया कि यहां पर एक कंटेनर है, एक लिक्विड ए है, इसका पार्शियल प्रेशर पीए है,
एक लिक्विड बी है, इसका पार्शियल प्रेशर क्या है, पीबी है। तो कहता है कि अब भाई ये तो सॉल्यूट, ये सॉल्वेंट, और जब दोनों को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, ये सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है उसको हमने मान लिया क्या, पीएस। तो सोचो कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होगा, तो तुम बोलोगे कि सॉल्यूशन में सर जो दो लिक्विड कंपोनेंट हैं उनके पार्शियल प्रेशर को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर ऑफ क्या, सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है ना। तो हम लोग क्या बोलेंगे भाई, कैलकुलेशन ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन में तो लिखेंगे यहां पर कि वेपर प्रेशर ऑफ जो सॉल्यूशन होगा ये हो जाएगा आपका पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी। ठीक है ना। और यहां पर लिख सकते हैं इसको पीएस ले रिप्रेजेंट किया तो ये क्या हो जाएगा भाई, पी ए प्लस कितना, पी बी लिख सकते हैं। और आप पढ़े हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 में क्या देखा आपने कि सर पी ए बराबर होता है पी नॉट ए इंटू कितना, एक्स है, और पी बी बराबर क्या होगा सर, पी नॉट बी इंटू कितना, एक्स बी। ये बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हम लोग। तो यहाँ पर लिख दो, पुट कर दो वैल्यू। अगर सिंपली पार्शियल प्रेशर क्वेश्चन में दिया रहेगा तब तो अच्छी बात, ना दिया रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, ये निकाल लेंगे इस फॉर्मेट में। और इसको लिख सकते हैं क्या कि पी एस इक्वल टू पी ए के बदला में पी नॉट ए इंटू कितना, एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू कितना, एक्स बी। हो गया ये आपका इक्वेशन है ना, कोई दिक्कत नहीं। यहीं पर एक चीज और देख लेते हैं हम लोग, है ना। कहता यह है कि इफ मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी वन component of solution is given, then find the वेपर प्रेशर ऑफ क्या, सॉल्यूशन। जैसे देखो यहां पर जो कैलकुलेट किया हमने वेपर प्रेशर सॉल्यूशन को, यहां पर ए का भी मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है और बी का भी मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है। और कह ये रहा है कि किसी एक कंपोनेंट का अगर मोल फ्रैक्शन दिया रहेगा तो हम कैसे निकालेंगे वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का। इधर से अपन मिटा देता है, ठीक है ना, इधर से अपन मिटा देता है, इधर लिखता है फिर, है ना। देखो इधर हम जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं बोलो, कि सर एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर कितना होता है, 1, पता है ना। एक्स ए प्लस एक्स बी को बोलते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन। और किसी भी सॉल्यूशन का या मिक्सचर का मोल फ्रैक्शन कितना होता है, 1 के बराबर होता है। तो तुम या तो एक्स ए के बदले में कुछ लिख सकते हो, यहां पर लिख सकता है क्या कि सर एक्स ए इक्वल टू क्या, 1 माइनस एक्स बी। इस एक्स ए के बदले में ऐसे लिख सकते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट इज इक्वल टू 1 माइनस मोल कंपोनेंट ऑफ क्या, बी। दोनों को मिलाने का मोल फ्रैक्शन कितना, 1 होता है। तो दोनों में से किसी एक का निकालना है तो 1 में से उसको माइनस कर देंगे, है ना। अब क्या, इसको इक्वेशन में 1 कर लेता हूं, देख लो ध्यान से, और यहीं पर मैं लिख देता हूं, है ना, कि पुट द वैल्यू ऑफ पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन क्या, 1 में, इक्वेशन 1 में इसका वैल्यू पुट करो तो कितना हो जाए भाई, पी एस इक्वल टू पी ए पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू कितना था, एक्स बी था। चलो पी एस इक्वल टू पी नॉट ए और इंटू एक्स ए के बदले में लिख सकते हैं 1 माइनस कितना, एक्स बी, अब प्लस पी नॉट बी इंटू कितना, एक्स बी। ठीक है, आगे देखते चलो। पी एस इक्वल टू इसमें और इसमें मल्टीप्लाई करो तो पी नॉट ए 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस पी ए का मल्टीप्लीकेशन एक्स बी में तो पी नॉट ए इंटू कितना हो जाएगा, एक्स बी, प्लस पी नॉट बी इंटू कितना,
एक्स बी। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, पी एस, अगर ध्यान देना, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि पी नॉट ए, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस कर दिया पहले पी नॉट बी इंटू एक्स बी, और ये टर्म को इधर लिख दिया पी नॉट ए इंटू कितना, एक्स बी, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से इसी चीज को ऐसे लिखने से फायदा क्या कि कुछ आसानी से कॉमन निकल जाएगा, और निकाल दो कॉमन, देख लो इधर पी नॉट ए, तो पी नॉट ए ही लिख दो पहले, इधर देखो इधर भी एक्स बी, इधर भी एक्स बी, कॉमन हो जाएगा, तो एक्स बी कॉमन ले लिया, तो पी नॉट बी माइनस पी नॉट कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। देख लीजिए ये भी आपका फाइनल फॉर्मूला आ गया कि वेपर प्रेशर जो सॉल्यूशन का है वो पी नॉट ए प्लस एक्स बी इंटू पी नॉट बी माइनस कितना, पी नॉट ए, ठीक है ना। ये आ गया आपका फॉर्मूला, ठीक है। और ये फॉर्मूला जो हमने निकाला आपको, ठीक ना, ध्यान दो, मोल फ्रैक्शन एक ही कंपोनेंट का है, देख लो इस पूरे इक्वेशन में सिर्फ बी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन है, फिर भी हमने वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन निकाला। और यहां पर भी दोनों कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन था, तो यहां पर भी हमने वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन निकाला। तो लाइन क्या बोलता था, अभी लाइन जो लिखा था कि इफ मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी वन कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन इज गिवन देन फाइंड द वेपर प्रेशर ऑफ क्या, सॉल्यूशन। अगर किसी सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट प्रेजेंट है और किसी एक ही कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन यदि आपको पता है, तो उस कंडीशन में भी आप वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का निकाल सकते हो, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट पेज में आ जाओ, है ना। कैलकुलेशन ऑफ मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेज एंड वेपर फेज, इन लिक्विड फेज की अगर बात करेंगे तो ये तो भाई सिंपल है, अभी पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि सर पी ए बराबर कितना, पी नॉट ए इंटू कितना, एक्स है। ये क्या है, ये हमारा मोल फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेज, है ना, या सॉल्यूशन फेज बोलते हैं इसको। इसलिए यहां से एक्स ए का वैल्यू निकल जाएगा, पी ए डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा भाई, पी नॉट ए हो जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम एक्स भी निकालें तो क्या हो जाएगा, पी भी हो जाएगा और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, पी नॉट भी हो जाएगा, ठीक है ना, ये भी क्लियर हो जाएगा। या एक का निकालिए तो वन माइनस दूसरे का कर देंगे तो ये निकल जाएगा, है ना। ध्यान दो इधर, इन वेपर फेज में अगर मैं बात करूंगा तो यहां पर लेट कर लिया, है ना, कि एक्स डैश, है ना, या तुम वाई मान लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। एक्स डैश क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट्स, है ना, इन वेपर फेज हो जाएगा, ठीक ना। ध्यान दो क्या लिखेंगे भाई, अभी पढ़ा था हम लोगों ने, क्या पढ़ा था, पी एस का वैल्यू पढ़ा था ना, तो लिख सकते हैं इसको क्या, जरा ध्यान देना, पी ए बराबर, है ना, पीटी इंटू कितना होता है, एक से होता है, एक हमारा ये रिलेशन होता है, इसको याद रखना, है ना। ये वेपर मतलब क्या, वेपर फेज मतलब क्या, गैसियस फेज की बात कर रहे हैं ना। ये गैसियस स्टेट में पढ़ा था क्लास 11th में, आप लोगों को सिलेबस हटा दिया था, है ना। पार्शियल प्रेशर बराबर मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर होता है। टोटल प्रेशर मतलब वही वेपर प्रेशर ऑफ क्या, सॉल्यूशन। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं मेरे भाई, अकॉर्डिंग टू जो कंसिडरेशन किए हैं, पी ए इज इक्वल टू पी एस हो जाएगा,
आई इंटू एक से नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एक्स डैश ए लिखेंगे, है ना। पार्शियल वेपर प्रेशर, टोटल वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का, और ये मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या, एक कंपोनेंट इन किस में, वेपर फेज में। तो क्या हो जाएगा भाई, एक्स डैश ए इक्वल टू आपका हो जाएगा कितना, बोलो, पी ए डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा आपका, पी एस हो जाएगा ना। तुम इसको और भी लिख सकते हो, इसको दूसरे तरीका से, पी ए के बदले में क्या लिखेंगे, बोलो, पी नॉट ए इंटू एक्स ए डिवाइडेड बाई पी ए प्लस पी बी। और भी लिख सकते हो इसको, पी नॉट ए इंटू एक्स ए डिवाइडेड बाई, इसके बदले में पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू कितना, एक्स बी, ये भी लिख सकते हो। ये आपका जो है मोल फ्रैक्शन आ गया किसमें, वेपर फेज में। यानी कि सिंपल से ज्यादा करना नहीं है, यहीं तक तुम याद रखो ना भाई, यहीं तक बस, है ना। मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज, उसका पार्शियल वेपर प्रेशर डिवाइडेड बाई वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। अब इसके बदले में ये सब लिख दिया मैंने, है ना। यहाँ पर एक्स है और यहाँ पर एक्स डैश है, ध्यान रखना। एक्स है आपका लिक्विड फेज का मोल फ्रैक्शन है, ठीक ना। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा सा। दिखाई दे रहा है, चलो यहां पर हम लोग कर लेते हैं जरा सा, यहीं पे बगल में। सिमिलरली अगर बात करेंगे किसका भाई, एक्स डैश बी की बात करेगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा पी बी डिवाइडेड बाई कितना, पी एस। इसको लिख सकता है पी नॉट बी इंटू एक्स बी डिवाइडेड बाई पी नॉट बी इंटू एक्स बी अब प्लस पी नॉट ए इंटू कितना, एक्स। इस तरह से तुम याद रखना, सिर्फ इतना ही, है ना। पूरा भी लिख सकता है, तेरी मर्जी। इस तरीके से जो है आपका रॉल्स का नियम पढ़ लिया हम लोग, और रॉल्स के वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, रॉल्स के नियम के माध्यम से वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन भी निकाल लिया, है ना। अब इसका कुछ न्यूमेरिकल पोर्शन है, वो भी जरा देख लेते हैं हम लोग, नोट करो इसको जल्दी से। चलो देखो इधर प्रॉब्लम लिख दिया हूं मैं पहले से ही। कहता है अच्छा उससे पहले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लो, प्रॉब्लम करने से पहले, है ना, ध्यान। इंपॉर्टेंट पॉइंट, है ना। और इस इंपॉर्टेंट पॉइंट में पहला पॉइंट लिखना हमेशा, पहले तो बात करेंगे हम लोग बॉइलिंग पॉइंट की, है ना। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या कहता है, ध्यान देना, द टेम्परेचर at which vapor pressure of liquid is equal to the vapor pressure of equal to the atmospheric pressure, ठीक है ना। किस पर डिपेंड करेगा, क्या कहता है कि द टेम्परेचर, ध्यान देना, द टेम्परेचर एट विच लिक्विड का वेपर प्रेशर किसके बराबर हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर। तो उस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं हम लोग, बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। बॉइलिंग पॉइंट को शॉर्ट में मैं बीपी लिखूंगा, ठीक है ना। दैट इज वेपर प्रेशर ऑफ any liquid at their boiling point
इज इक्वल टू कितना 1 ATM के बराबर, और 1 ATM बराबर 760 mm Hg भी होता है, पता है ना। 1 ATM बराबर 760 टॉर भी होता है, पता है आपको। चलो तो ये आपको ध्यान रखना, क्वेश्चन में हो सकता है कि वेपर प्रेशर ऑफ किसी पार्टिकुलर कंपोनेंट का नहीं दिया रहे, लेकिन उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या रहेगा, मेंशन रहेगा। जैसे ही देखिएगा कि ये उसका बॉइलिंग पॉइंट है, आंख बंद करके उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 ATM बोल दो, चाहे इतना m बोल दो, या ये लगभग 1 बार के बराबर होता है, ये बोल सकते हो, ठीक है ना। चलो इसका ये हो गया। इसका सेकंड नंबर पॉइंट देख लो हमेशा, है ना। दूसरा पॉइंट, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड या सॉल्वेंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन क्या होता है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन होता है, ठीक ना। अगर हम मान लिया लेट करके कि पी नॉट जो है ये क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट है, और पीएस जो है वेपर प्रेशर ऑफ क्या बाबू आपका सॉल्यूशन है, इसलिए पी नॉट ऑलवेज ग्रेटर देन क्या, पीएस। हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा कि वेपर प्रेशर जो किसी प्योर स्टेट का होगा, प्योर किसी कंपोनेंट का यानी कि सॉल्वेंट का, वो हमेशा क्या होगा, सॉल्यूशन से ज्यादा होगा, ठीक है, कोई इशू नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। कंसिडरेशन जो लिखा था हम लोग, तीसरा पॉइंट देख लो यहां पर क्या था तीसरा पॉइंट में, फॉर्मूला ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। और हमने अभी अभी कैलकुलेट किया था कि भाई पीएस इक्वल टू पी ए प्लस पीबी, और इसको लिखा था इस तरह से भी बात कर सकते हैं, और बोल सकते हैं कि पी एस इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू कितना एक्स बी, ये भी बात किया था अभी। इसमें टर्म कौन कौन सा है भाई, तो टर्म है आपका पी एस क्या हो गया, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, पी ए क्या हो गया, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए, है ना। पीबी क्या हो गया, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी, पी नॉट ए क्या हो गया, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड कंपोनेंट इन प्योर स्टेट, है ना, लिक्विड कंपोनेंट ए इन प्योर स्टेट। पी नॉट बी क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड कंपोनेंट बी इन प्योर स्टेट, है ना। एक से क्या है भाई, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए है, और एक्स भी क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी है, और किसमें, इन लिक्विड फेज या सॉल्यूशन फेज। और एक्स डैश ए और एक्स डैश बी, ये दोनों क्या है भाई, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी इन सॉल्यूशन फेज, ठीक है। मोल निकालने आता है, मोल फ्रैक्शन निकालने आता है ना। तो ये सारी जो चीजें हैं आपको सारा चीज पता चल गया, पीछे पढ़ा भी दिया गया था। अब इसका न्यूमेरिकल देखते हैं, चलो जल्दी करो। इसको टर्म भी बता दिया कि कौन कौन टर्म इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन वेपर प्रेशर, एक दो क्वेश्चन लेकर के आए हैं। कहता कि एक सॉल्यूशन है इज मेड अप ऑफ, जिसको बनाया जाता है, मिक्सिंग ऑफ 32 ग्राम ऑफ मिथेनॉल। मिथेनॉल का मास दिया कितना, 32 ग्राम, और 23 ग्राम ऑफ क्या है, इथेनॉल है। ये दोनों के दोनों, मिथेनॉल और इथेनॉल दोनों क्या है, लिक्विड है, ठीक ना। और ये दोनों लिक्विड को क्या किया जाता है, मिक्स किया जाता है, जिसमें बता रहा है कि 32 ग्राम मिथेनॉल है और 23 ग्राम क्या है, इथेनॉल है। टेम्परेचर यहां पर कांस्टेंट कर दिया गया है कि 300 केल्विन टेम्परेचर पर, यानी कि रूम टेम्परेचर के आसपास जो है टेम्परेचर है। कहता है कि कैलकुलेट पार्शियल प्रेशर
ऑफ ईच कंपोनेंट, पार्शियल प्रेशर निकालना है। दूसरा में कहता है कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन निकालना है, जिसमें दिया हुआ है कि प्योर स्टेट में जो होता है पी नोट का वैल्यू दिया हुआ है, पी नोट का इथेनॉल का, पी नोट के मिथेनॉल का वैल्यू आपका दिया हुआ है। तो क्वेश्चन बनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो देखते हैं यहां पर। सबसे पहले CH3OH, इसको बोलते हैं अपन मिथेनॉल। क्या बोलते हैं बाबू? मिथेनॉल। और इसका फॉर्मूला ये हो गया, इसका मॉलिक्यूलर मास निकाल लो जरा सा, आएगा आगे काम। कार्बन की संख्या 1 और हाइड्रोजन की संख्या 4। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है कितना? 1, और कार्बन का एटॉमिक मास 12। तो 4 हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 4 और कार्बन का कितना? 12। तो 12 और 4 16, और ऑक्सीजन का कितना? 16। यानी कि मोलिकुलर मास कितना आ जाएगा इसका? 32। ठीक ना? इसका गिवन मास दिया हुआ है, ठीक ना? गिवन मास दिया हुआ है कितना भाई? गिवन मास मिथेनॉल का दिया हुआ 32 ग्राम दिया हुआ है। इसका मोल निकालने क्या? तो एन कर देता हूं CH3OH, और ये हो जाएगा गिवन मास कितना? 32, मोलिकुलर मास कितना? 32, यानी कितना हो गया भाई? 1 हो गया इसका गिवन मास। तो उसी प्रकार से C2H5OH की बात करेंगे तो इसका गिवन मास कितना दिया हुआ है? 23 ग्राम दिया हुआ है। मॉलिक्यूलर मास जब इसका निकालोगे आप, इसका मॉलिक्यूलर मास भी कितना आ जाएगा? 23, सॉरी इसका आ जाएगा 46 होता है ना? हो जाएगा 46। इसका मोल निकाल लो, NC2H5OH निकाल लो, तो गिवन मास 23 और मॉलिक्यूलर मास कितना? 46। ये कितना हो जाएगा भाई? 23 दूना 46, 1 बाई कितना हो जाएगा? 2 मोल इसका हो गया। ये कुछ डेटा था, एक डेटा यहाँ पर पता है मेरे को, है ना? और बाकी मोल वाला बात, मास जो क्वेश्चन में मोल नहीं दिया हुआ है, इसको कैलकुलेशन में मोल फ्रैक्शन की जरूरत पड़ेगी। मोल फ्रैक्शन के लिए मोल चाहिए, और क्वेश्चन में मोल दिया हुआ नहीं था। नहीं दिया हुआ है मोल, तो मोल के लिए, मोल कैलकुलेट करने के लिए उसका डेटा दिया हुआ है। अब आते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन पर, जरा ध्यान देना। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? ए में कहता है कि सर पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट निकालना है, ठीक है ना? क्या निकालना है? पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट। तो जरा बताओ तो क्या लिखेंगे? पार्शियल प्रेशर बराबर भाई ईच कंपोनेंट का हम जानते हैं सर, PA बराबर होता है सर P0A इंटू कितना? 1 से होता है। P नोट का वैल्यू दिया हुआ है, यानी कि इसको ऐसे कर देंगे कि PCH3OH बराबर P0 CH3OH इंटू X CH3OH मिथेनॉल का। अब यहां पर तुम वैल्यू पुट कर दो। इसका वैल्यू दिया हुआ है 90 इंटू इसका वैल्यू कितना है? मिथेनॉल का निकालेंगे। तो मिथेनॉल को कैसे निकालेंगे भाई? जिसका पूछेगा कंपोनेंट में मिथेनॉल इथेनॉल दोनों है, तो जिसका पूछेगा उसका मोल डिवाइडेड बाई कितना? टोटल मोल हो जाएगा ना? यहीं पर हो सकता है क्या? थोड़ा सा देख लो यहीं पर। X CH3OH बराबर N CH3OH डिवाइडेड बाई टोटल N CH3OH प्लस N C2H5OH हो जाएगा ना? और ये बराबर कितना आ जाएगा? रुक जा, इसको थोड़ा सा, थोड़ा और छोटा छोटा हो जा रहा है नहीं? इसको बोलते थे अपन मिथेनॉल, है ना? चलो अरे थोड़ा सा छोटा हो जा, और इसको ऊपर खसका देते हैं, है ना? चलो ध्यान दो, यहीं पर निकाल लेते हैं हम लोग इसका मोल फ्रैक्शन। X CH3OH बराबर कितना हो जाए भाई? N CH3OH डिवाइडेड बाई टोटल। तो टोटल मतलब क्या? मिथेनॉल भी प्रेजेंट है, और क्या प्रेजेंट है? इथेनॉल भी प्रेजेंट है। कोई दिक्कत नहीं। अब इसका वैल्यू पुट करो, कितना निकाले थे भाई? 32/32 कितना? 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस कितना? 1/2 हो जाए ना?
तो ये हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं कितना भाई, 1 डिवाइडेड बाई 1 ये हो जाएगा कितना 3/2, इसको हो जाएगा सॉल्व करना तो आ जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा 2/3 ये हो जाएगा। इसका निकाल लो तो कितना हो जाएगा, इसका x C2H5OH ये हो जाएगा n C2H5OH डिवाइडेड बाई कितना n CH3OH प्लस n C2H5OH ये टोटल। और यहाँ पर ये कितना था मेरे भाई 1/2 था, है ना, और टोटल कितना था 2/3। इसको सॉल्व कर लो, 1/2 पार्टिकुलर कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन डिवाइडेड बाई टोटल, आई हो जाएगा 2/3 1/2 और डिवाइडेड बाई कितना 2/3, इसको कर दो तो कितना आ जाएगा 1/2, ये हो जाएगा कितना आपका 1/2, ऊपर चल जाएगा 3 कितना 2, ये हो जाएगा कितना 3/4 ये कितना था 2/3। ये हो जाएगा आपका कितना बाबू 3/2 में, है ना। चलो ये हो जाएगा 1/2, ऊपर हो जाएगा 2 और नीचे कितना हो जाएगा आपका 3, है ना। तो ये हो जाएगा 2/6, ये हो जाएगा 1/3। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब हम लोग डेटा पुट करते हैं, है ना। अब ला दिया घास खा करके, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ध्यान से यहाँ पर, अब डेटा पुट करो। पी नोट का वैल्यू इतना हो गया और मोल फ्रैक्शन कितना निकाल दिया इसका भाई CH3OH का कितना निकाले हम लोग, अरे यार 2/3, है ना। तो यहाँ पर पुट कर दो 2/3, ये कितना हो गया भाई 3 बार में कितना हो गया, ये कट जाएगा 3 90 हो जाएगा ना, और 3 दूनी कितना 60 mm ऑफ क्या Hg हो जाएगा। सिमिलरली PC2H5OH की अगर बात करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, जरा बताओ, ये हो जाएगा P0 C2H5OH इंटू कितना XC2H5OH, और ये कितना दिया हुआ भाई, ये दिया हुआ इधर देखो इधर 51 दिया हुआ है, और इंटू इसका वैल्यू कितना निकाला थे 1/3, एक कितना 17 बार में कट जाएगा, यानी 17 mm ऑफ क्या Hg हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बी क्या कहता है ध्यान देना, पार्शियल वेपर प्रेशर निकल गया। पी कहता कि वेपर प्रेशर सॉल्यूशन, तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बराबर कितना होता है बोलो, Pa प्लस Pb, मतलब कितना P CH3OH प्लस P C2H5OH, और इसको यहां से क्या कर लेंगे बोलो जरा सा, ऐड कर दो 60 हो जाएगा और प्लस 17 हो जाएगा, 60 70 और हो जाएगा 77 mm ऑफ Hg। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पेज पर एक क्वेश्चन और है, वेपर प्रेशर ऑफ CHCl3 एंड CH2Cl2 एट इतना केल्विन पर 200 mm ऑफ Hg है और 415 mm ऑफ Gg है। ये जो वैल्यू दिया हुआ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड स्टेट में किसी का अलग अलग, तो क्या आपका पी नोट का वैल्यू, मतलब यहां पर आपको डेटा दे दिया है पी नोट CHCl3 का वैल्यू कितना 415 पहले 200 हो जाएगा, और पी नोट CH2Cl2 है, कहां गया, हाँ CH2Cl2 है, ये कितना दे दिया है 414 mm ऑफ Hg है। ठीक है, ये आपका दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। आप जरा ध्यान देना, इतना
का वैल्यू जो, और ध्यान देना ये वाला वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन निकालना है, इतना ग्राम CH3 और इतना ग्राम किसको मिक्स करवाया गया तो, और मोल फ्रैक्शन निकालना है किसमें, वेपर फेज में निकालना है। तो यहां पर डेटा मैंने लिख दिया भाई। पहला बात कर लेते हैं CHCl3 का, ये आपका गिवन है, कितना दिया हुआ है इसका मास भाई, ये दिया हुआ है 25 पॉइंट कितना 5 ग्राम, और इसका मोलिकुलर मास निकाल लो, कितना हो जाएगा 35.5 इंटू 3 है, तो ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 6, 35 15 1 16 और 3 3 9 1 10, 106 पॉइंट कितना हो जाएगा 5, ये 3 और 1 जोड़ दो और इधर एक 13 जोड़ देना इसमें है ना, तो कितना हो जाएगा 5 9 और 10 1 11, 119 पॉइंट कितना 5 हो जाएगा किसका मोलिकुलर मास ऑफ, ये हो जाएगा आपका किसका CHCl3 का, कितना हो जाएगा 119.5, ठीक है ना। चलो इसका मोल फ्रैक्शन निकाल लेते हैं XCHCl3 का, मैं हिंट कर देता हूं, बाकी कैलकुलेट करना तुम्हें ना, कितना हो जाएगा मोल, तो इसका पहले मोल निकालो तब मोल फ्रैक्शन निकालो, ये सब पढ़ा हुआ है ना। इसका मोल कितना हो जाएगा मेरे भाई NCHCl3 बराबर गिवन मास कितना 25.5 डिवाइडेड बाई 119.5। अब जो भी अपना कर लेना, यहाँ पर XCHCl3 का निकालेंगे, जब उसका मोल निकाल लेते हैं तब, दोनों को निकाल लो पहले, इसके बाद बात करते हैं ना। यहां पर आपका हो जाएगा CH2Cl2 के लिए इसका गिवन मास कितना दिया हुआ है 40 ग्राम, ये हो जाएगा 40, और इसका मोलिकुलर मास अगर निकाल लो होता है ये 71 73 और 12 कितना हो जाएगा 585 हो जाएगा, मोलिकुलर मास कितना हो जाएगा इसका 85, इसका मोल निकाल लो NCH2 अरे यार NCH2Cl2 ये हो जाएगा गिवन मास कितना आपका, गिवन मास कहाँ गया 40 डिवाइडेड बाई कितना 85, ये तेरा मोल निकल गया। है ना। चलो ए की बात कर ले हम लोग, ए क्या कहता है, ए कहता है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो पहले सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालो, तो PS इक्वल टू होता है भाई कितना, डायरेक्ट कर दूं पार्शियल प्रेशर तू निकाल के भी कर सकता है, डायरेक्ट फॉर्मूला था हम लोग के पास, कितना P0 CHCl3 कर देता हूं इंटू XCHCl3 कर देता हूं प्लस P0 CH2Cl2 इंटू XCH2Cl2, ठीक है ना। अब जरा ध्यान देना, इसका वैल्यू दिया हुआ है कितना भाई, दिया हुआ है 200, तो 200 इंटू इसका निकालना, तो क्या करेंगे इसका मोल कितना भाई 25.5 डिवाइडेड बाई 25.5 प्लस 119.5, ठीक है ना, प्लस और ये कितना हो जाएगा भाई 415 इंटू इसका वैल्यू कितना है मोल इसका इतना, तो 40 डिवाइडेड बाई गलती पुट कर दे रहे हैं डाटा रहे, देखो ध्यान, बोलता नहीं है तू लोग, खाली सुनता है, ध्यान दो यार। इसका है 200 अब मल्टीप्लाई इसका मोल कितना है 25.5 डिवाइडेड बाई 119.5 डिवाइडेड बाई 25.5 119.5 हो गया, प्लस 40 डिवाइडेड बाई कितना 85, पार्टिकुलर कंपोनेंट का मोल डिवाइडेड बाई टोटल नंबर मोल को बोलते हैं मोल फ्रैक्शन। आगे देखो इधर 415 इंटू इसका 40 डिवाइडेड बाई 85 डिवाइडेड बाई 40 बटा 85 प्लस 25.5 डिवाइडेड बाई कितना 119.5,
इसको सॉल्व करेगा तो PS का वैल्यू आ जाएगा, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो, इधर काम कर लेना अपना। अब जो भी मान लो कि तुम्हारा PS का वैल्यू, जो भी इसको सॉल्व करने के बाद जो भी आएगा, मान लो कि क्या है तुम्हारा Z करके कोई आ गया, कोई वैल्यू आ गया Z, ठीक है ना। अब उतना डाटा कैलकुलेट नहीं है, मेरा काम है केमिस्ट्री यहाँ तक पढ़ा देना, बाकी आप तुम यहाँ तक कर लेना। अब हमको अगर PS का वैल्यू आ गया, अब कहता है मोल फ्रैक्शन किस में, वेपर फेज में, है ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट। तो देखो यार, हमने बोला था X डैश, है ना, CHCl3 बराबर क्या था, इसका पार्शियल प्रेशर कितना था भाई, तो PCHCl3 डिवाइडेड बाई PS का वैल्यू, मैंने टोटल प्रेशर, और ये कितना था हमारा, याद करो कितना था, 200 डिवाइडेड बाई इसका वैल्यू, तुमने जो भी कैलकुलेट करके निकाला होगा या पुट कर देना Z, वो आ जाएगा। उसी प्रकार से X डैश CH2Cl2, तो क्या हो जाएगा भाई, PCH2Cl2 डिवाइडेड बाई कितना, PS, और इसका वैल्यू कितना 415, और PS का वैल्यू कितना, हमने यहां पर Z करिया, Z कर देना, आ जाएगा आंसर, है ना। यहां Z का मतलब समझ रहा ना, इसको भाई साहब आप सॉल्व कर लेंगे, ये आपका काम है, ये मेरा काम नहीं है, ठीक है। तो ये खत्म हो गया आपका रॉल्फ लॉ का वेपर प्रेशर, जब कोई भी दो लिक्विड कंपोनेंट को मिक्स किया जाता है तो, और ये सब क्वेश्चन पूछता है, इसलिए आपको याद रखना पड़ेगा कि रॉल्फ लॉ में वेपर प्रेशर क्या होता है। अगला जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे उसका नाम है आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। जो टॉपिक मिक्सचर को है ना, एक क्लास और लगेगा, इसके बाद 2 से 3 क्लास में ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में ज्यादा है नहीं, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना। आज के लिए हम लोग इतना ही, और एक बार फिर से बोलूंगा यही बात, बढ़िया से पढ़िए मन लगा के, है ना। अभी 2 महीना समय है हम लोग को एग्जाम पर फोकस करना है। कोई बच्चा नीट का जेई का प्रिपरेशन कर रहा है, उस बच्चों को भी मैं बोलता हूं कि सिर्फ और सिर्फ अभी बोर्ड पर कंसंट्रेट हो जाइए। हिंदी और इंग्लिश जो लैंग्वेज पेपर है इसको भी इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि ये 200 नंबर के हैं। 500 नंबर में 300 नंबर के आपके साइंस हो गए, और 200 नंबर के हिंदी और इंग्लिश। हिंदी और इंग्लिश अगर कमजोर हुआ तो समझिए कि आपका स्कोर बेहतर नहीं हो सकता। फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ में, या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में 100 में से 100 भी नंबर लाओगे, और हिंदी और इंग्लिश में से किसी में भी अगर कम नंबर आ गया तो समझिए कि आपको 70% क्रॉस नहीं कर पाइएगा। इसलिए हिंदी और इंग्लिश को अंतिम समय में ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना है मेरे भाई, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश का मार्क्स बहुत मायने रखता है। 200 नंबर में जिस बच्चे का 200 में 180-85 प्लस आ गया, समझो कि वो स्टेट टॉपर की लिस्ट में या डिस्ट्रिक्ट टॉपर तो कन्फर्म है, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना।